तो सर्वांग सुंदर रस, जयपाल वत्सनाभ इसके कंटेंट में देख पा रहे हो। भावना देख पा रहे हो, जल की भावना है, तो और कुछ नहीं। सर्वांग सुंदर रस में जल की भावना, इतना कर लो काफी है, पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट है मृत्युंजय रस। मृत्युंजय रस वसनाभ, टंकड़, हिंगुल, धतूरा, ये कंटेंट है। भावना जंबीरी, नींबू, अदरक, सोरस की अगेन नहीं पूछा जाता। अग्नि कुमार रस, मुख्य घटक है इसका वत्सनाभ, ये देख सकते हो। अग्नि कुमार रस, मुख्य घटक वत्सनाभ। और भावना है अदरक सोरस की। तो एक और बात निकल के आती है, अगर आप यहाँ देख रहे हो कि जहां भी एक तुक्का लगाना है ना, तो अदरक सोरस का आप तुक्का लगा सकते हो। अगर आप भूल रहे हो या कुछ अलग सा योग कोई आ गया आपको नहीं पता जोर का, तो अदरक सोरस की भावना वहां आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है रत्नागिरी रस। इसमें भी दो पॉइंट जरूरी हैं। पहला कि 1/4 भाग वैक्रांत पड़ा होता है इसके अंदर, 1/4 वैक्रांत है। दूसरा, इसको नवजोर में इस्तेमाल करते हैं। और कोई योग आपने देखा नहीं होगा नवजोर का, स्पेशली इसके लिए स्पेशल इंडिकेशन आया है, नवजोर में देते हैं। और 1/4 वैक्रांत पड़ा है, तो बिल्कुल ध्यान रखोगे। चंद्रकला रस हम देख चुके हैं, प्रधर में देते हैं, पैतृक जोर में देते हैं। उससे मिलते जुलते हैं अब यहाँ कुछ और योग लिखे हुए हैं जो आपको याद करने हैं बिल्कुल। एक देख रहे हो चंदन आसव, ये शुक्र माह में दिया जाता है। चंदन आसव इन शुक्र में। चंद्रोदय वर्ती अजाशीर युक्त है, नेत्र रोगों में प्रयोग की जाती है। चंद्रोदय वर्ती इन नेत्र रोग, अजाशीर युक्त। चंद्रोदय रस इन नपुंसकता, चंद्रोदय रस नपुंसकता में। चंद्रकांत रस शिरोरोग, चंद्रकांत रस शिरोरोग। चंद्रामृत रस कफजकास। कोई बताएगा, शायद हमारी बात हुई है रिसेंटली, इसका मेन कंटेंट क्या है। चंद्रामृत रस, नहीं टंकड़, ठीक है टंकड़ है इसके अंदर भी। चंद्र प्रभावटी प्रमेह में इस्तेमाल होती है, चंद्र प्रभावटी प्रमेह में। शिलाजीत और गुगलू इसके मेन कंटेंट है। शिलाजीत और गुगलू ये मेन कंटेंट है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एक जैसे योग। तो बेटा चंद्र कला रस प्रदर हम याद कर चुके हैं। चंदन आसव शुक्र मेह में देते हैं, चंदन आसव शुक्र में। चंद्रोदय वर्ती, तो वर्ती जो होती है ना, वो नेत्र रोगों में इस्तेमाल होती है, या फिर मान लो कि कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो, है ना, आदमान जैसी कंडीशन वहां होती है। तो सीधा है, वर्ती है चंद्रोदय वर्ती नेत्र रोगों में। अजा शीर पड़ा हुआ है, इस पे भी सवाल आता है। चंद्रोदय रस नपुंसकता, चंद्रोदय नपुंसकता। चंद्रकांत, तो कांति किसकी होती है, चेहरे की कहते हैं ना, कि उसकी चेहरे की कांति देखो कैसे बुझी बुझी लग रही है, वो व्यक्ति कैसा लग रहा है। तो ऐसा सोच लो कि कांति किसकी है, मतलब ऊपरी हिस्सा सिर, मतलब ऐसा करके। तो चंद्रकांत रस शिरोरोग। चंद्रामृत रस कफज कास में देते हैं, पहले भी बात हुई होगी कहीं ना कहीं मुझे लगता है। चंद्र प्रभावटी सब जानते होंगे, प्रमेह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और अगर कभी प्रमेह ना रख के दे, मान लो दे दे मूत्र मार्गत व्याधियां या बस्तीगत रोगों में, तो वो भी लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इवन प्रमेह को हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि बस्ती जन्य विकार है, ठीक है। तो शिलाजीत और गुगलू इसके मेन कंटेंट है। आगे चलता है। षटकटवर तेल, यही ब्रैकेट में एक और तेल का नाम लिखा हुआ है, अष्टकटवर तेल। उरु स्तंभ में इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल याद रखोगे, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अष्टकटवर तेल, उरु स्तंभ। अमृतारिष्ट मसूरिका में, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अमृतारिष्ट हो सकता है जोर रख के दे दे आपको, ठीक है, या मसूरिका। तो अमृतारिष्ट मसूरिका में। लक्ष्मी विलास रस, धतूरा, भंगा, ये पड़े होते हैं। पान की भावना है, तो देख सकते हो सवाल ऐसा आ जाता है कि लक्ष्मी विलास रस किससे युक्त है, या इनमें से किसकी भावना है, या किसके साथ दिया जाता है, ठीक है। तो पान के साथ, ये ध्यान रखना। नागरवल्ली भी कहते हैं इसको, या नागवल्ली करके, ठीक है, वो रख के दे देता है ना। मृग मदासव, इसका इस्तेमाल होता है। इसमें मृत संजीवनी पड़ी हुई है ना, मृत संजीवनी सुरा होती है। और श्रेष्ठ कस्तूरी पड़ी हुई है, ये भी ध्यान रखोगे, मृग मदासव। चंदन बला लाक्षा आदि तेल, इसका भी प्रयोग होता है। ये कोई खास बातें नहीं है, लास्ट के दोनों जो है मृग मदासव और चंदन बला लाक्षा आदि तेल देख लेंगे सिर्फ। और चलेंगे।
एक रोग होता है ज्वर अतिसार। ठीक है। ऐसे दो तीन रोग मिलते हैं देखो। एक तो ज्वर है कि जब पित्त ज्यादा बढ़ जाए मान लो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि अतिसार डेवलप हो सकता है। मैंने आपको बताया पीछे कि ज्वर की कंडीशन में सामान्य रूप से उष्ण जल का ही प्रयोग होता है। ठीक है। लेकिन पीछे आपने एक योग पढ़ा, सुदर्शन चूर्ण, जिसके साथ हम लोग शीतल जल दे रहे थे, है ना। इसी तरीके से आप पढ़ोगे चरक विमान स्थान, शायद वहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वहां भी इस तरह की बात आई है कि साधारणतया सभी ज्वरों में उष्ण जल ही देना चाहिए। लेकिन अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, पित्त की बहुत ज्यादा प्रधानता है, तब वहां पे उष्ण जल मना है। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब वो पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से अतिसार भी हो सकता है। तो ज्वर अतिसार रोग का उल्लेख आचार्य माधव ने किया। तो खैर मैं आपको कह रहा, दो कंडीशन ऐसी मिलती है नॉर्मली। एक दूसरी कंडीशन मिलती है प्रमेह, डायबिटीज। जब अनकंट्रोल डायबिटीज हो ना किसी को लंबे समय से, तो उसमें भी ये चीज मिल जाती है कि डायबिटीज के पेशेंट आपको मिलेंगे कि उनको बार बार लूज मोशन होता है। ठीक है, तो वहां भी ऐसा मिल जाता है न्यूरोपैथी होने की वजह से कहीं ना कहीं। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है, जो मेजेंट्रिक प्लेक्सेस हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, और खाना तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो भी आपने खाया तो जल्दी पास हो जाता है। तो वहां पे सवाल आ जाता है, ध्यान रखना। डायरिया किसके साथ रिलेटेड हो सकता है, तो डायबिटीज के साथ भी हो सकता है, लिख लेना इसको। आगे चलेंगे। तो ज्वर अतिसार का वर्णन माधव। अष्टांग हृदय ने तालिश आदि तेल दिया सद्यावरण में, और शारंगधर ने रेणुका आदि क्वाथ दिया हिक्का में। तो ये कहीं कहीं आपको पॉइंट्स लिखे मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ नोट करके लिखा है, तो ये अलग वाले पॉइंट्स लिख देता हूँ। आपको नोट्स में जहां जहां मिले तो समझ लेना कि जरूरी नहीं है टॉपिक से जुड़े हुए हो। जो मुझको जरूरी वहां ध्यान आ जाता है वो लिख रखा है मैंने, तो उनको वैसे ही याद रखना है। तो अष्टांग हृदय ने एक तालिश आदि तेल दिया है, वो इस्तेमाल होता है सद्यावरण में। इस जरूरी क्यों है? क्योंकि तालिश आदि चूर्ण चरक ने दिया है राज्यक्षमा के अंदर, बहुत जरूरी योग है। ठीक है। इसी तरह शारंगधर ने एक रेणुकादि क्वाथ दिया है, इस पे सवाल आ चुका है गाइड में। तो हिक्का में रेणुकादि क्वाथ, हिक्का रोग के अंदर, याद रखोगे। खैर आगे चलते हैं। क्यों? रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आई थी। ये रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, देखो ऐसा है कि ये जो योग लिखा हुआ है यहाँ तालिश आदि तेल, ये सद्यावरण में इस्तेमाल होता है, किसी को इंजरी हुई हो अभी अभी, वहां इस्तेमाल होता है। ठीक है। लेकिन चरक ने तालिश आदि चूर्ण दिया है, तेल की जगह तालिश आदि चूर्ण, कहां पर? राज्यक्षमा रोग के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस समझ सकते हो, क्षय रोग या शोष। तो वहां दिया है चिकित्सा में तालिश आदि चूर्ण, वो लिख लेना, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, शारंगधर ने एक रेणुका आदि क्वाथ का प्रयोग बताया हिक्का रोग के अंदर, रेणुका आदि क्वाथ इन हिक्का रोग। तो याद रख लोगे बस। ठीक है। दूसरा, यहां ज्वर अतिसार का उल्लेख देखा आपने, ज्वर अतिसार कि माधव ने बताया। इसी पे सवाल आता है कि ज्वर अतिसार की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्या दोगे बेस्ट वहां पे? तो आनंद भैरव रस, यहां देख पा रहे हो, आनंद भैरव रस। तो जीर्ण ज्वर में देखा जय मंगल रस। ठीक है। वात कफज में त्रिभुवन कीर्ति, वातिक ज्वर में हिंगुलेश्वर रस, और अब देख रहे हो ज्वर अतिसार के अंदर आनंद भैरव रस। तो ये सारे योग काफी जरूरी हैं जिनका मैंने जिक्र किया। कंटेंट कोई खास नहीं, वत्सनाभ, टंकड़, त्रिकटु, गंधक, हिंगुल, भावना, जंभीरी नींबू की। नेक्स्ट है कनक सुंदर रस। धतूरा, वत्सनाभ, टंकड़ पड़े हुए हैं, भावना भंगस और रस की है, कोई खास नहीं। कनक प्रभावटी, इसमें धतूरा पड़ा हुआ है, यहाँ भी बता रहे हैं। तो पता होगा ना कि कनक धतूरे को भी कहते हैं और स्वर्ण को, गोल्ड को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धतूरा वाला है सब जो लिखा हुआ है। मृत संजीवनी वटी है एक, उसमें पिपली, वचनाभ, हिंगुल पड़े हैं, भावना जंबीरी नींबू की है। अनुपान शीतल जल है, तो बस याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो, अनुपान शीतल जल। आगे चलते हैं। आचार्य शारंगधर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पेसिफिक क्वाथ दिए ज्वर के हिसाब से। तो एक देख रहे हो यहाँ गुडुच्चादि क्वाथ, वातिक ज्वर में 7वें दिन देने के लिए कहा है उन्होंने, कि वातिक ज्वर हुआ हो तो 7वें दिन देना है। कॉन्सेप्ट ये है कि ज्वर निराम हो चुका होगा लगभग 7 दिन के अंदर, तब देना होता है क्वाथ। तो वात के डाइजेशन का टाइम 7 दिन मान रहे हैं लगभग, ये मान लो। तो गुड़ुचादि क्वाथ, वातिक ज्वर 7वें दिन। कटफल आदि पाचन क्वाथ, पैत्तिक ज्वर 10वें दिन देना चाहिए। बीज पूरक आदि पाचन क्वाथ, कफत ज्वर में
12वें दिन देना चाहिए। तीनों को बिल्कुल याद कर लोगे, जरूरी है। गुडूचादी तो काफी जरूरी है। तो गुडूचादी को आद वातिक ज्वर 7वें दिन, कटफल आदि पाचन को आद पैतिक ज्वर 10वें दिन, बीज पूरक आदि पाचन को आद कफत ज्वर 12वें दिन देना चाहिए। आगे देखिए, शाल पड़ने आदि और काश मरने आदि को आद, ये भी वातिक ज्वर में है। वातिक ज्वर वात लिख लोगे, ठीक है। फिर द्राक्ष आदि को आद, परपट आदि को आद, इनके लिए भी कह रहे हैं पैतृक ज्वर में दे रहे हैं। यही लिखा है द्राक्ष आदि को आद अंतरदाह में भी देते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूनिम्ब आदि को आद और पटोल आदि को आद कफत ज्वर में, ठीक। तो सबसे जरूरी तो ऊपर वाले तीनों है जो लिखे हुए हैं, गुडुच्य आदि, कटफल आदि और बीज पुरक आदि को आद क्रमशः वातिक पैतिक कफत ज्वर में 7वें, 10वें और 12वें दिन देने से ज्वर की शांति हो जाती है। ऐसा शारंगधर लिखा है, ठीक है। अगर भूल जाओ तो इस तरह याद कर सकते हो कि गुड्डू कटा बीच से, है ना, गुड्डू जो है बीच से कट गया, मतलब ऐसा करके याद कर लो। 7, 10 और 12 दिन, वात पित्त और कफ। इसके अलावा अगर याद कर सको तो याद तो सारे कर लेना, लेकिन एक बहुत जरूरी है, द्राक्षा आदि को आत, वो भी पैतृक ज्वर नहीं, अंतरदाह। इस पे सवाल आता है। द्राक्षा आदि को आत कहाँ देते हैं? द्राक्षा ठंडा होता है अंगूर, तो वो अंतरदाह में देते हैं। आपने देखा होगा मुनक्का वगैरह पित्त की शांति के लिए जैसे देते हैं, उस तरह भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल रट लेंगे इसको, जरूरी है। आगे चलिए, पंचभद्र क्वाथ बहुत जरूरी है। पंचभद्र क्वाथ पांचों कंटेंट के नाम याद होने चाहिए। गुडुचि, मुस्ता, परपट, शुंठी और चिरायता। हम कोड इस तरह याद रखते हैं इसका कि गुड्डू के मस्तक पर शुचिता या शुचि पवित्रता होती है ना। जैसे माथे पे कोई तिलक लगा ले मान लो, या इस तरह की चीज, तो ऐसे सोच लो कि गुड्डू का जो माथा है मतलब वो पवित्र है, शुचिता है वहां। तो गुड्डू के मस्तक पर शुचि, तो गुड्डू यानी गुडुचि, मस्तक मतलब मुस्ता, मतलब नागरमोथा की बात है, पर मतलब परपट, शुचि से शुंठी और चिरायता। तो गुड्डू के मस्तक पर शुचि कहाँ देते हैं? वात पैत्तिक ज्वर। अब देखो याद रखना, आपने अब तक कोई भी योग नहीं पढ़ा होगा जो वात पैत्तिक ज्वर में दिया जा रहा हो, है ना। बहुत कम ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वात को भी जीत लें और पित्त को भी जीत लें। कारण कि वात ठंडा है, पित्त उष्ण होता है ना। वात का शमन हो रहा है उष्ण चीजों से, पित्त का होता है शीतल चीजों से, बिल्कुल ही अपोजिट चीजें हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। पंचभद्र क्वाथ, ये पांच चीजें हैं, वात पैत्तिक ज्वर में ड्रग ऑफ चॉइस है। और आगे चलिए, एक योग का नाम लिखा है स्वर्ण बसंत मालतेरस। कंटेंट लिखे हैं काफी सारे, आप बस याद रखोगे खर पर इसका मेन कंटेंट है। 8 भाग खर पर पड़ा है इसमें। जस्ता, जिंक मतलब, है ना, खर पर। भावना नींबू की बता रहे हैं इसके अंदर, कोई खास बात नहीं। यहाँ फिर एक दो पॉइंट और लिखे हैं ऐसी अलग अलग जगह से। एक शब्द आया हत ओजहा, कि जिस व्यक्ति का ओज हत हो गया है, मतलब क्षीण लग रहा है आपको। प्लस देखने में कैसा है? भेक वर्ण, भेक कहते हैं मेंढक के जैसा। वो भी कैसा मेंढक? बरसात के दिनों वाला, जिसका रंग थोड़ा येलोइश होता है। तो ये कह रहे हैं कहाँ दिखाई देता है व्यक्ति? हत ओज और भेक वर्ण रक्तज अर्श के अंदर। बिल्कुल ध्यान रखोगे, अष्टांग हृदय ने कहा रक्त अर्श का पेशेंट जो होता है। और देखेंगे, एक कैरेक्टर लिखा है क्लैव्यता। क्लैव्यता, ये लक्षण कहाँ मिलता है? कफज अर्श में। कफज अर्श में क्लैव्यता मिल सकती है। आम वात रोग कह रहे हैं प्रथम वर्णन माधव ने किया। आम वात रोग प्रथम वर्णन माधव। इसके आगे जो देख रहे हो, सुश्रुत ने कहा कि ज्वर अगर मांसगत हो तो लक्षण मिलता है पिंडिकोद्वेष्टन, पिंडलियों में उद्वेष्टन, ऐंठन जैसा दर्द होना, मृदुलिका। मृदुलिका, जी सर। बेटा किस वेग धारण में ये लक्षण मिलता है? सर पुरुष वेग धारण। पुरीश वेग धारण, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। खैर, सुश्रुत ने मांसगत ज्वर में बताया पिंडकोद्वेष्टन। मज्जागत ज्वर में तमहा प्रवेश, मतलब नेत्रों के सामने अंधकार दिखाई देना, और महाश्वास। मज्जागत ज्वर में, तो सुश्रुत का जो धातुगत जोर है ना, उसमें एक दो पॉइंट ही काम के हैं हमारे लिए ज्यादा, बाकी चरक के हम पढ़ेंगे, ठीक है। सुश्रुत के 2 पॉइंट लिखे हैं, दोनों को याद कर लेना। मांसगत में पिंडकोद्वेष्टन, यानी पिंडलियों में या काफ मसल में ऐंठन जैसा दर्द होना, और मज्जागत में तमहा प्रवेश,
और महाश्वास। तो ये हमारी एक्स्ट्रा वाली चीजें थी। अब आ जाते हैं मेन संहिता की तरफ। वहां क्या लिख रहे हैं चरक, देखोगे। तो ज्वर चिकित्सा अध्याय, चरक चिकित्सा 3। पहली चीज जो याद रखोगे कि देखो, हमारा पहला प्रयोजन शुरू के 2 चैप्टर में पूरा हो चुका है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। अब हम कर रहे हैं आतुर से विकार प्रशमनम चा, आतुर का विकार दूर कर रहे हैं। आयुर्वेद में ज्वर जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि इसी के साथ हमारी शुरुआत है और इसी के साथ मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। एक टर्म आई शुरू में ही, वी ज्वर। तो वी ज्वर का मतलब है स्वस्थ, और ज्वर का मतलब है कि बीमार है व्यक्ति, है ना, ज्वरित है। ज्वर का मेन कैरेक्टर बता रहे हैं, सर्व इंद्रिय मनस्तापे, सर्व रोग अग्रजो बलि, ज्वरः प्रधानो रोगाणाम मुक्तो भगवता पुरा। कि सभी इंद्रियों को और मन को संतप्त करने वाला रोग है, सभी रोगों से आगे है, मतलब राजा है कह लो सभी रोगों का। ज्वरः प्रधानो रोगाणाम, ज्वर सभी रोगों में प्रधान रोग है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, ये भी एक बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रोग खाली मानसिक हो, है ना, और उसका शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर कोई रोग शारीरिक हो, उसका मन पे प्रभाव ना पड़े। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि समय के साथ चाहे रोग किसी भी अंग का है, मतलब मन का है चाहे शरीर का है, वो दूसरे पार्ट को भी जरूर अफेक्ट करता ही करता है। आपने देखा होगा कि आप मन में परेशान रहो, है ना, तो व्यक्ति क्या खा पी नहीं पाएगा अच्छे से, शरीर कमजोर होने लगेगा। तो मानसिक चीजें शरीर पे दिखाई दे रही है। या फिर आपका शरीर ठीक नहीं है मान लो, है ना, तो आप परेशान रहने लगोगे कुछ टाइम बाद कि अरे भाई मेरा हाथ क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या हुआ इसके साथ, है ना, कोई इंजरी हो जाए। तो फिर मन भी कहीं ना कहीं परेशान रहने लगेगा टाइम के साथ, तो याद रखोगे। इसी तरह ज्वर भी है, सिर्फ इंद्रियों को ही नहीं, मतलब शरीर को ही नहीं, मन को भी कह रहे हैं संतप्त करता है। आगे चलिए, ज्वर के पर्याय, ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एवच। ठीक है, ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक। वाग्भट ने कितने पर्याय अतिरिक्त बताए हैं रोग के? 3। 3। 3। ठीक है ना, तो वो भी आपको याद होंगे, पापमा दुख और आबाद। आत्मा दुख आबाद। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ज्वर की प्रकृति। तो कह रहे हैं यहाँ पे ज्वर की कोई अलग से प्रकृति नहीं होती है। जो वात पित्त कफ दोष है ना, उनका जो लक्षण है वही ज्वर का लक्षण होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ज्वर कहीं अलग से कोई नया दोष नहीं आ जाता। तो देखोगे, तो देहिनम ना ही निर्दोषम ज्वर समुपसेवते, कि जिस देह में कोई दोष नहीं है उसको ज्वर नहीं होता। ठीक है, तो ज्वर की प्रकृति क्या है? वो ही जो वात पित्त कफ दोष की है, अगर शारीरिक, मतलब शारीरिक ज्वर है तो। अगर मानसिक ज्वर है तो रज और तम के जो कैरेक्टर होते हैं वही कैरेक्टर दिखाई देंगे। क्लियर है? तो जो दोषों की प्रकृति है वो ही ज्वर की प्रकृति है। अगर शरीर में कोई दोष नहीं है तो ज्वर भी नहीं होगा। आगे चलिए, सवाल आता है इसके ऊपर, याद रखना। दोषों की प्रकृति ज्वर की प्रकृति, ये आंसर है इसका। सामने चाहे तो लिख लो ब्रैकेट में, अगर बाद में रिलेट ना कर पाओ इस स्टेटमेंट को। तो दोषों की प्रकृति ही ज्वर की प्रकृति है। ज्वर की प्रवृत्ति क्यों हुई? पहली बार ज्वर क्यों हुआ? तो कह रहे हैं कि परिग्रह से, मतलब कि लोगों के मन में भावना आ गई दूसरों की चीजें ले लो, तो परिग्रह की भावना से ज्वर उत्पन्न हुआ। लेकिन ये भी याद रखना कि ज्वर का विप्रकृष्ट निदान किसे माना गया? बोलो। रुद्र का को। रुद्र का कोप। सब पढ़ चुके हो निदान स्थान के अंदर, थोड़ा रिलेट करना। तो वही लिखा भी अगली लाइन के अंदर, विप्रकृष्ट कारण रुद्र का कोप। भगवान शंकर क्रोधित हुए तो उन्होंने एक 3 सिर वाला और 9 आंखों वाला वीरभद्र नामक बालक था, उनके क्रोध से ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसको देख के फिर लोग भागने लगे, डरने लगे, काफी कहानी है, फिर निदान स्थान पढ़ी आपने, तब ये जोर उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इस पे भी सवाल आ चुका है कि वीरभद्र के कितने सिर थे या कितने नेत्र थे। ध्यान रखना, सिर 3 है और नेत्र है 9। अगर भूल जाओ तो ऐसा याद रखो कि त्रिनेत्र की बात करते हैं हम लोग, कि 2 आंखें ये होती हैं और एक जो मस्तक में आंख देखी होगी, तो 3 3 आंखें हो गई तीनों सिर के अंदर, टोटल 9 आंखें और 3 सिर है वीरभद्र के। ज्वर का प्रभाव क्या होता है? संतापः, सा अरुचि, तृष्णा, स अंगमर्दो, हृदय व्यथा। ज्वर प्रभावो जन्म आदो निधने चा महत्मा। कह रहे हैं ज्वर का प्रभाव जन्म से दिखाई देता है निधन तक, मृत्यु होने तक। और लक्षण क्या है इसके? संताप, अरुचि, तृष्णा, जब भी फीवर होगा ये सब चीजें होती है, अंगमर्द, है ना, शरीर टूटने लगता है, और हृदय व्यथा। देख लेंगे एक बार। कारण भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 तरह के ज्वर, बिल्कुल याद रखोगे, बताया आपको निदान स्थान में। चलो एक सवाल का जवाब दोगे यहाँ।
रोहित। जी सर। ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप किस आचार्य ने बताया और क्या क्या होता है? तो सुश्रुत ने बताए हैं। वातिक ज्वर में जरम्बा होती है, अपैतिक ज्वर में नयनदा होता है, और कफत ज्वर में अरुचि होती है। अरुचि। ठीक है। ठीक, आगे देखिए, तो याद रखना सब लोग, पढ़ाया हुआ है। तो कारण भेद से ज्वर 8 तरह के। आगे देख रहे हो ज्वर का पूर्व रूप: आलस्यम, नयने सा असरे, चिरम्भणम, गौरवम, फ्लमः, ज्वलन, आतप, वायव्य, अंबु, भक्ति द्वेषाव, अनिश्चितो, शील वैकृतम, अल्पम च। बिल्कुल याद कर लेना है। इसमें खासकर चीजें बता रहा हूँ एक दो मैं आपको। देखो, एक तो कह रहे हैं ज्वर में पूर्व रूप में आलस्य आता है, आंखों से श्राव होना, नेत्रों से श्राव होना, जरंभा अधिक आना, शरीर में भारीपन, क्लम है ना, थकावट जैसा। ये देखो कि यहां से बहुत जरूरी है: ज्वलन, आतप, वायव्य, अंबु, भक्ति द्वेषाव, अनिश्चितो। कि हो सकता है कभी उसको ऐसा लगे कि मुझे तो गर्म चीजें चाहिए, कभी ऐसा कहेगा कि नहीं मुझे तो ठंडा चाहिए, कभी कहेगा मुझे हवा में जाना है ना, कभी मना करेगा कि नहीं ठंड लग रही है बाहर जाके। तो फीवर में अक्सर आपने देखा होगा, किसी को ठंड लग के जैसे फीवर आया, तो पहले फीवर आ रहा होता है तो उसको क्या चाहिए होता है कि सब कुछ ठंडा मिल जाए। फिर एकदम से जैसे वो कभी चढ़ती है, तो क्या होता है, शरीर से परफ्यूजन होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग जब हो जाती है तो फिर ठंड लगने लगती है, एकदम से कहेगा कि नहीं मुझे तो ठंडा नहीं चाहिए, कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है मुझे, लिहाफ उड़ा दो कुछ, है ना, कुछ ब्लैंकेट वगैरह दे दो। तो वो चीज कह रहे हैं, तो याद रखना कि ज्वलन, आतप, वायु, अंबु, इन सब चीजों के लिए कभी तो रुचि है और कभी मना। ठीक। अच्छा, इसी पे एक सवाल आता है कि जनरली किस फीवर में ऐसा मिलता है कि ठंड लग के मतलब फीवर होना, तो कहाँ मिलता है ऐसा, शिवरिंग कहाँ मिलती है? टाइफाइड। मलेरिया। टाइफाइड। देखो लिखा है मैंने कुछ, यूटीआई। हाँ, ये यूटीआई। यूटीआई। ठीक है, तो कॉमनली आपको इस कंडीशन में लक्षण मिलेगा, तो लिख लेना। इसके अलावा मलेरिया है जैसे कंडीशन, तो मलेरिया में भी ऐसा मिलता है, तो ये तो कॉमन कंडीशन है। और मेरी एक बात समझ लेना, जब आपसे कभी पूछा जाए ना कोई क्वेश्चन इस तरह का जैसे मैंने पूछा, तो नो डाउट लगभग हर कंडीशन में हर चीज मिल सकती है ना। हालांकि हम लोग क्या याद रखते हैं, हम याद रखते हैं क्लासिकल फीचर्स जो होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। बाकी अगर मुझे फीवर हो, मैं अलग तरीके से बात करूंगा, है ना। आप जैसे एक मेल एक फीमेल को पास बैठा हो, दोनों को फीवर हो सेम ही तरह का, दोनों के कैरेक्टर अलग होंगे, है ना। बात समझ रहे हो, कोई अलग तरीके से दिखाता है, कोई ऐसा दिखाएगा बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ मुझे होगी, कोई ऐसे दिखाएगा कुछ नहीं हुआ, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि ऐसा कहाँ मिलता है, तो आपको कंडीशन कौन सी ढूंढनी है जो कॉमनली मिलती हो। ठीक है, जैसे यूटीआई और मलेरिया, कॉमनली आपने देखा होगा, यूटीआई तो बहुत कॉमन मिलने वाला रोग है। कई लोग क्या कर देते हैं ऐसी जगहों पे, अगर मैं पूछूं कि मान लो कि एनीमिया का कारण क्या है, एनीमिया बहुत कारण से हो सकता है ना, इवन यूटीआई से भी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग क्या जवाब देते हैं, जैसे ऐसा सवाल करोगे आप, तो पहला आंसर आएगा कैंसर, ब्लड कैंसर। तो बात ठीक है, हो सकता है, लेकिन आपको क्या बोलना है कि जो कॉमन कंडीशन है ना, कैंसर ऐसा नहीं कि मरीज लाइन लगी रहती है, कैंसर वाले सारे मरीज खड़े हैं, अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हो उस चीज के। बात समझ रहे हो मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हमेशा छोटी चीज से शुरू करो और कॉमन चीज से शुरू करो जब कभी जवाब पूछा जाए, खासकर इंटरव्यू के लिए। आगे देखेंगे, तो ये पूर्व रूप है। इसके अलावा एक लाइन देख रहे हो, शील वैकृतम अल्पम च। शील किसे कहते हैं? आपका जो व्यवहार है। अब मान लो अक्षत रोज मेरे से बड़ा हंस के बात करता है, मैं सवाल पूछता हूँ बड़ा अच्छे से जवाब देता है, एक दिन दिखाई दे मैं बात करूं अक्षत देख के भी इग्नोर कर दे, तो मैं सोचूंगा कुछ तो हुआ है, इसका आचरण क्यों बदल गया आज, है ना। तो हो सकता है कि वो बीमार हो, कि मेरे से नाराज ना हो, सिर्फ बीमार हो, तो वो कहीं और ही है आज। ठीक है, तो शील वैकृतम, व्यक्ति का शीलन जो है, वो चरित्र जो है वो बदल जाता है थोड़ा उससे। तो याद रखेंगे, पूर्व रूप है, सवाल आते हैं इनके ऊपर। ज्वर का अधिष्ठान, तो शरीर और मन, ज्वर का ही नहीं किसी भी बीमारी का अधिष्ठान यही दो है। ठीक है, सुख के अधिष्ठान भी यही दो है, शरीर और मन, और साथ में इंद्रियां लिखा हो तो उसको भी ऐड कर दो। नेक्स्ट देखेंगे ज्वर का आत्म लक्षण, संतापो देह मानसा, मतलब मेन कैरेक्टर क्या है कि देह को और मन को संतप्त करना, संतापो देह मानसा। फिर सुश्रुत के विशिष्ट पूर्व रूप के लक्षण लिखे हुए हैं: वातिक ज्वर में जृंभा, पैक्टिक नयनदाह, और कफज में आरुचि। आगे चलिए।
स्वेद अवरोधा संतापः सर्वांगीरणम तथा युगपद्यत रोगे च सा ज्वरो विपदिश्यते। सुश्रुत ने ज्वर का श्लोक लिखा है। क्या क्या कैरेक्टर मिलते हैं यहाँ? स्वेद अवरोध, स्वेटिंग नहीं होते, संताप होता है, सर्वांग ग्रहणम, ठीक है, तो किसी एक अंग में नहीं है, पूरी बॉडी में होने वाला रोग है। ज्योति, आचार्य चरक के अनुसार एक देशीय शोथ कितने होते हैं? ज्योति, क्या सुन नहीं पाए मुझे? बेटा एक देशीय शोध हाँ कितने जी। होते हैं? एक देशीय शोध कितने होते हैं? अंजलि, कितने बेटा? 3। ऐसे कैसे काम चलेगा? कौन बताएगा? चलो बोलो। आचार्य चरक एक देशीय शोध नहीं याद है आप लोगों को? चरक सूत्र में पढ़ाए होंगे। 19, कुछ 19। सेब वाला। बेटा 19। आप जो बोल रहे हो वाग्भट के बोल रहे हो। आकृति के आधार पर 3 तरह के शोध बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। प्रथुल, उन्नत और ग्रथित, वो भी जरूरी सवाल है। ठीक है, तो शोथ ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मेरी फिंगर में स्वेलिंग हो, है ना, सिर्फ आंख के एक साइड नीचे स्वेलिंग आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्वर ऐसा नहीं होता कभी कि आज मेरे दाएं हाथ को बुखार आया है सर। ऐसा कभी नहीं होगा। जब बुखार आएगा तो पूरी बॉडी में एक साथ आएगा। समझ में आ रहा है? तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि सर्वांग ग्रहणम, ठीक है, युग पद्यत रोगे चासा ज्वरो विपदिश्यते, कह रहे हैं जब ये सारे कैरेक्टर एक साथ मिले, स्वेद का ना आना, संताप होना, है ना, पूरे शरीर में लक्षण दिखाई देना एक साथ, तो समझो कि ज्वर हुआ है। ये सुश्रुत का श्लोक है। नेक्स्ट चलेंगे। ज्वर के और डिवीजन पढ़ रहे हैं। विधि भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, सवाल पूछा जाए तो 2 प्रकार के, शारीरिक और मानसिक, या फिर सौम्य और आग्नेय। ठीक है, आप तो सिर्फ नंबर याद कर लो चलो कि विधि भेद से ज्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नेक्स्ट है काल के बल अबल भेद से 5 तरह के, ये पढ़ चुके हैं आप कल ही। संतत, सतत, अन्य, दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक। हृदय ने यहाँ पर मल काल बल अबल ऐसा वर्ड लिख दिया। अगेन कुछ खास नहीं है, लेकिन याद रखना है बस। 5 प्रकार के होते हैं विषम ज्वर, संतत, सतत, अन्य, दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक। आगे चलिए। आश्रय भेद से ज्वर 7 तरह के। 7 आश्रय क्या है? 7 धातुएं हमारी। ठीक है, तो आश्रय भेद से ज्वर 7 प्रकार के, सातों धातुओं में होने वाला। कारण भेद से 8 तरह का, तो 7 दोषों के आधार पे और एक आगंतुक ज्वर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शारीरिक ज्वर का लक्षण क्या है? इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, इंद्रियों का विकृत होना, मतलब ये शारीरिक ज्वर का लक्षण है। और मानसिक ज्वर का लक्षण वैचित्यम अर्ति ग्लानि, ये देख पा रहे हो मानसिक लक्षण है। चित्त जो है वो ठीक नहीं है, वैचित्य हो रहा है, अर्ति, ग्लानि, ये चीजें हो रही हैं। मानसिक ज्वर, वैचित्यम अर्ति ग्लानि। बेटा फोकस करो क्लास पे सभी लोग। ठीक है, मैंने पहले भी कहा अपने लिए कुछ समय जीवन का निकाल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है, बिल्कुल इस 1.5-2 घंटे में ना दुनिया को छोड़ दिया करो साइड में, कि किसी से बातचीत नहीं करनी है हमें, कोई नहीं। ठीक है, और इसके बाद भी मैं तो कहूंगा कि ये जीवन का अपना 1 साल 2 साल जो है अच्छे से अपने ऊपर लगा दो। ठीक है, अगर अपने ऊपर नहीं लगाया अच्छे से 1-2 साल, तो पता नहीं चलेगा लाइफ में कितने साल अपने ऊपर लगाते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, टाइम निकलता जाएगा, पता चलेगा अभी भी वही कर रहे हो, अभी भी वही कर रहे हो। अपने आप को समय देने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? कोई रास्ता भी है नहीं फिक्स कि क्या करना है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हाँ कि एमओ कब बनना है, मेडिकल ऑफिसर, या फिर कहीं इस तरह से प्रैक्टिस ही करनी है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी करना, लेकिन 1-2 साल ही अच्छे से टाइम दे दोगे ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि करना क्या है सच में। ठीक है, तो इसलिए याद रखो मेरी बात को, कि अगर बहुत सारे साल जीवन के बचाने हैं तो थोड़ा सा समय अच्छे से यहाँ देना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ठीक है, देखो, समझो इशारों को, जब मैं कहा करूं तो मैं कान भले ही घुमा के पकड़ूं, लेकिन उसको सीधे समझा करो कि पकड़ा है सर ने, कुछ कहा है तो। देखो भी आगे। तो शारीरिक ज्वर इंद्रियाणाम चा वैकृत्यम, इंद्रियों का विकृत होना।
मानसिक ज्वर, वैचित्यम अर्ति ग्लानि, ये मानसिक ज्वर का लक्षण है। वायु को योगवाही कहा है आचार्य चरक ने, साथ साथ मधु और पिपली को भी योगवाही कहा है, ये पॉइंट याद रखोगे। योगवाही का मतलब होता है किसी कार्य के होने की दर जो है वो बढ़ जाए, रेट जो है मतलब बढ़ जाए, या फिर कह लो कि बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपने कुछ खाया तो ऐसा नहीं हो कि वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया जल्दी, है ना, आपकी बॉडी को जहां तक वो पहुंचाना था टारगेट ऑर्गन वहां तक पहुंचनी चाहिए वो मेडिसिन। तो ये काम करते हैं योगवाही तरफ है। तो इसमें वायु, मधु और पिपली ये उदाहरण है आचार्य चरक के। नेक्स्ट देखोगे अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर, ये दो ज्वर आए हैं चरक में। तो अंतर्वेग ज्वर का लक्षण क्या है? अंतर्दाह, अधिकस तृष्णा, प्रलापः, श्वसनम, भ्रम, आस्वेदो, दोष, वर्चो, विनिग्रह। पश्चिमान ज्वर में देखो, ज्वर वेगो अधिकस तृष्णा, प्रलापः, श्वसनम, भ्रम। अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे? बड़ा इजी है। अंतर्वेग में कह रहे हैं कि क्या होता है, अंतरदाह होता है, शरीर में अंदर की तरफ दाह हो रहा है, बाकी तो कॉमन ही है, तृष्णा लग रही है, प्रलाप, श्वसन, भ्रम। नीचे देख लो पश्चिमान ज्वर, वहां अंतरदाह की जगह लिखा है ज्वर का वेग होता है अधिक, प्लस तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम। ठीक है ना, तो नाम से पता चल जाता है। दूसरा अंतर्वेग ज्वर में कह रहे हैं कि स्वेटिंग नहीं होती, दोष और वर्ज उनका विनिग्रह, मतलब दोष रुके हुए हैं और मल मूत्र जो है वो भी रुके हुए हैं, उनकी रुकावट हो गई है। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक आपका शरीर चीजों को पचा नहीं देता ना, तो उसको एक्सपेल भी नहीं करता, निकालता भी नहीं है। ठीक है, ये गृहिणी का काम है कि बिना पचा हुआ अन्न रोक के रखना, और जब पच जाए तो बाहर निकालना। क्लासिकल एग्जाम्पल अगर देखो तो हरित की क्या, बड़ी ज्यादा ज्यादा मात्रा खिला के देख लेना पेशेंट को किसी, उसको विरेचन नहीं होगा अगर आम बना हुआ है। लेकिन आप हरितकी के साथ शुंठी हो या कोई भी और ऐसा द्रव्य जो डाइजेशन का काम करता हो, अच्छा वो ऐड कर दो, तो जैसे ही डाइजेशन हो जाएगा तो विरेचन हो जाएगा। वरना कई लोग आपको मिल जाएंगे कह रहे हैं हमने तो बहुत दवाइयां खा ली, हमने तो हरित की बड़ी अच्छी अच्छी मात्रा खा ली, कुछ नहीं होता, हम, है ना, कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है। तो कारण यही है। तो वही चीज है यहाँ पे, ज्वर है क्योंकि तो आम का संबंध है, इसीलिए दोष वर्ज इनका विनिग्रह हो रहा है। ठीक है, आगे की कॉन्सेप्ट है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके सवालों की बात कर लेता हूँ, 5 मिनट है हमारे पास, तो कोई सवाल वगैरह हो किसी का? बेटा सुन पा रहे हो ना मुझे? जी सर। सर वो हम्म, रिकॉर्डेड लेक्चर में एक बार वो पोर्टल हाइपरटेंशन में बताया था आपने अर्श का, तो वो ठीक है, मतलब समझ नहीं आई थी, वो आधी बात थी वो। ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है कि जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन रहती है ना, तो उस व्यक्ति को मतलब, चलो दो तीन चीजें रिलेटेड है, अब पता नहीं कौन सा पॉइंट था, मैं तीनों ही, दोनों तीनों बोल दे रहा हूँ आपको। देखो क्या होता है सर कि वो कोड था कि पोते को सेव पोते, करो, कोड हाँ था वो ठीक बस। है बेटा, मैं समझ गया, चलो पूरा बोल देता हूँ मैं, सारी बातें बोल रहा हूँ। तो ये आपको ना गाइड जब पढ़ोगे गोविंद पारेख, तो वहां पे आपको ये एक हमने कोड बनाया है कि पोते को सेव करो। तो ये किस चीज का कोड है? पोर्टल हाइपरटेंशन, उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर? तो ये चीजें हैं स्प्लेनोमेगेली, ठीक है, दूसरा है असाइटिस, तीसरा है ईसोफेजियल वेरिकोसिटी, ईवी जो है ना वो इसे ईसोफेगस करके और वी से वेरिकोसिटी, ईसोफेजियल वेरिकोसिटी, ये चीजें मिलती हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक, तो जिनको पोर्टल हाइपरटेंशन होता है उन लोगों को ना पाइल्स की समस्या भी देखने को मिलती है कई बार, अर्श यानी ये समस्या भी होती है। तो ये पॉइंट वहां डिस्कस किया होगा। ठीक है, दूसरी चीज है ये जो ईसोफेजियल वेरिसेस है ना, ये कई बार रप्चर होते रहते हैं, जो ईसोफेगस है सोचो, है ना, उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज बन गई है। जैसे बलून होता है ना, मान लो कई बार आपने कोई बलून देखा होगा, उसमें कहीं कहीं स्किन बड़ी पतली होती है, तो उसमें एक साथ ना दो दो ग्रोथ हो जाती है। एक तो नॉर्मल बलून जो फूल रहा होता है वो फूल रहा होता है, और जहां पे कहीं कोई स्किन उसकी पतली होती है ना वो निकल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ऐसा मान लो कोई नॉर्मल टेक्सचर है किसी का, इस तरह का होना चाहिए था, ये ऐसा ना होके ऐसा हो जाए, ये फिर कुछ इस तरह बन जाए शेप मान लो, या फिर कुछ और बन जाए ऐसे, तो इस तरह की डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं इसोफेजियल वेरिसेस, है ना। तो ये क्या होता है, कई बार ये रप्चर करते रहते हैं, कट जाते हैं कई बार किसी ना किसी कारण से, फूड कुछ ना कुछ ऐसा, है ना, ज्यादा खांसने से, कई कारण हो सकते हैं। तो जब ये रप्चर होते हैं तो ब्लड आता है कई बार,
है ना, मुख से ब्लड आता है, तो इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि फ्रेश ब्लड आ रहा है रेड कलर का बिल्कुल, तो क्या कारण हो सकता है इनमें से। तो ये भी कारण एक हो सकता है, इसोफेजियल वेरिसेस, तो शायद ये बात हुई होगी। ठीक है बेटा, तो सेव हमारा कोड था स्प्लेनोमेगाली, एसाइटिस, इसोफेजियल वेरिकोसिटी, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर। सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर। इसमें लिवर सिरोसिस का भी केस होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में? क्या बोल रहे हैं, लीवर सिरोसिस में ही ऐसा होता है या और कहीं भी होता है? नहीं सर, मतलब लिवर सिरोसिस भी इंक्लूड करा जा सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन? लीवर सिरोसिस की वजह से होता है ना पोर्टल हाइपरटेंशन। जी सर, ठीक है। मतलब हाँ ये कंडीशन भी आती है ना इसमें? हाँ बेटा, ये तो इसकी वजह देखो, जो लीवर सिरोसिस हो जाता है ना, उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है पोर्टल हाइपरटेंशन, इसका कारण जनरली यही होता है जी कि सर, लीवर सिरोसिस। हाँ सर, मतलब ये तो तीन ट्रायड और पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाँ हाँ वही है, ये ट्रायड ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन है। जी सर। ओके। ठीक है, चलो तो इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। और कल आपकी प्रोबेबली आपके बैच की छुट्टी रहेगी कल, बाकी दोनों बैच जो है पहले वाले वो रहेंगे। ठीक है, तो आपका वाला बैच जो कल जहाँ तक इसकी छुट्टी रहेगी, मैं देखूंगा कुछ मुझे लगेगा इंटरेस्टिंग तो प्रोवाइड कर दूंगा। आपका मैसेज मिल गया मुझे आंसर की के लिए, तो वो मैं जस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी क्लास के बाद आपको आंसर की मिल जाएगी पिछले अपने टेस्ट की। थैंक यू। शरीर का एंड का पार्ट कुछ बचा हुआ है। किसका बेटा, शारीर का? जी सर, चरक शारीर। अगली जो भी क्लास होगी मुझे शुरुआत में बता देना, पहले वो पढ़ेंगे फिर आगे चीज बाकी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी ठीक है शुरुआत वहीं सर। से करेंगे। चलो थैंक यू।